Hey guys, welcome to Learnology. So in this video, we will understand about meiosis. तो हम कवर कर चुके हैं सेल साइकिल के फेजेस और माइटोसिस। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइटोसिस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस को कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर सेल्स हाफ हो जाते हैं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस है बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ऑलराइट, तो हमने मान लिया माइटोसिस इक्वेशनल डिवीज़न है और मियोसिस रिडक्शनल डिवीज़न है। लेकिन कौन से सेल में माइटोसिस से डिवाइड करेंगे और कौन से सेल मियोसिस से डिवाइड करेंगे, तो देखिए। तो हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं एक्सेप्ट जर्म सेल, वो सारे के सारे माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। यानी स्टमक, स्किन, कहीं के भी सेल हो माइटोसिस के थ्रू ही डिवाइड करेंगे। और केवल हमारे बॉडी के जर्म सेल्स, यानी जिनसे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मेल के केस में स्पर्म और फीमेल के केस में एग, केवल वहाँ मियोसिस होगा। तो ऐसा क्यों केवल एग और स्पर्म के फॉर्मेशन में मियोसिस की ज़रूरत पड़ती है? तो मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाने जा रही हूँ, इससे ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ एक मेल पेरेंट है और फीमेल पेरेंट है, दोनों ही डिप्लॉयड हैं। हम ह्यूमंस डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट? यानी हमारे सेल्स में क्रोमोसोम्स 2 के सेट होते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया 2n, वेयर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स 2 के सेट में हैं, यानी 2n। अब क्या होगा? मेल फॉर्म करेगा स्पर्म और फीमेल फॉर्म करेगी एग थ्रू मियोसिस। और जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीज़न, यानी यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। मतलब स्पर्म और एग दोनों केवल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी करेंगे, जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं n। और जितने भी ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स का केवल एक सेट प्रेजेंट होता है, उन सेट्स को हम कहते हैं हैप्लॉइड, राइट? यानी स्पर्म और एग हुए हैप्लॉइड। अब जब ये फ्यूज़ करेंगे और जाइगोट बनाएंगे, तो जाइगोट कैसा होगा? डाइप्लॉइड। और फिर जाइगोट माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा, बनाएंगे एम्ब्रॉय, फिर फीटस, और फाइनली ह्यूमन बेबी फॉर्म होगा। वो भी कैसा होगा? डाइप्लॉइड। क्योंकि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीज़न होता है, इसलिए यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे। क्लियर? तो ऐसे जितने भी डिप्लॉयड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें मियोसिस बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इनसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहते हैं। क्लियर? तो अब जब हमें पता चल गया है कि मियोसिस कितना ज़रूरी है, तो क्यूरियस माइंड यही सोचेगा कि माइटोसिस तो हमने पढ़ लिया है। तो सोचने वाली बात यह है कि मियोसिस में ऐसा क्या हो रहा है कि इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि मियोसिस का प्रोसेस क्या होता है। तो मियोसिस में तो साइकिल सीक्वेंस में, यानी एक के बाद एक होती हैं। पहली साइकिल को हम बोलते हैं मियोसिस 1, जिसके अंदर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। इसके बाद एक छोटी सी शॉर्ट लिव्ड स्टेज आती है, जिसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इसके बाद आती है दूसरी साइकिल, जिसको बोलते हैं मियोसिस 2, जिसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 आती है। इसमें मियोसिस 2 काफ़ी हद तक माइटोसिस से सिमिलर होती है, यानी इनकी सारी फेसेस ऑलमोस्ट वैसी ही होंगी जैसी हमने माइटोसिस में पढ़ी थी। तो इसका मतलब ये होगा कि मेनली मियोसिस 1 में ही ऐसा कुछ हो रहा है जो मियोसिस को इतना स्पेशल बनाता है। तो अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, तो आप देखोगे कि उनमें क्या है। नाउ
मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 एक ऐसी स्टेज है जिसमें बहुत कुछ हो रहा है और ये सबसे लंबी फेज़ होती है। इसलिए इसको बेटर स्टडी कर पाने के लिए हमने इसे और कुछ छोटी फेजेस में डिवाइड किया है, जिन्हें हम कहते हैं लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैक्टीन, डाइप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। नाउ अब हम एक एक करके सारी फेजेस डिस्कस करेंगे कि किस फेज़ में कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट हो रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट के बारे में। तो सबसे पहले आती है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन से पहले सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो उलझे हुए धागों जैसा दिखाई देता है। तो ये इनकी शुरुआत होते ही जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होने लगते हैं, या हम कह सकते हैं कंपैक्ट होने लगता है और क्रोमोसोम्स के शेप लेने लगते हैं ईजली। ओके राइट। क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो हर क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं जो सेंट्रोमियर के थ्रू एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ये हमने माइटोसिस में भी डिस्कस किया था और ये कॉन्सेप्ट हमें बार बार मियोसिस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आती है ज़ाइगोटीन। अब एक बात समझेंगे, जब भी हम डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं यहाँ हर क्रोमोसोम्स 2 के सेट में होता है। ह्यूमंस की केस में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर्स। जब भी हम एक पेयर की बात करते हैं जिसमें 2 क्रोमोसोम्स आते हैं तो उनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ रेड कलर से होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक पेयर दिखाया है, एक डार्क रेड और एक लाइट रेड। ऐसे ही एक डार्क ब्लू और एक लाइट ब्लू से दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर दिखाया है। ह्यूमंस में ऐसे ही 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर? सो बेसिकली ज़ाइगोटीन में सबसे पहला स्टेप यही होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास आने लगते हैं और एक दूसरे के साथ एसोसिएट होने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनेप्सिस। अब सिनेप्सिस की जो ये प्रोसेस है, इसके दौरान इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट। तो सिनेप्सिस के प्रोसेस के बाद जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जोड़ी तैयार हो गई है, इसे हम कहते हैं बाईवैलेंट या टेट्राड फॉर्मेशन। बाईवैलेंट क्योंकि यहाँ हर कॉम्प्लेक्स में 2 क्रोमोसोम्स हैं, और टेट्राड क्योंकि इसमें 4 क्रोमैटिड्स। उसके बाद आती है स्टेज पैक्टीन। यहाँ क्या होता है, इन दोनों क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म कर लेते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया है, और ये दोनों के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि डार्क ब्लू क्रोमोसोम्स का कुछ पार्ट लाइट ब्लू क्रोमोसोम्स में जुड़ गया है एंड वाइस वर्सा। जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज का ये जो प्रोसेस है, इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, यानी इस प्रोसेस के लिए हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम होता है रिकॉम्बिनेज। वेरी इजी टू लर्न। रिकॉम्बिनेशन कौन कराता है? रिकॉम्बिनेज। एक बार क्वेश्चंस आते हैं कि क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस में कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व होती है। नाउ वी मूव ऑन टू डिप्लोटीन। ज़ाइगोटीन स्टेज में जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था, यहाँ डिप्लोटीन में आके उसका डिसोल्यूशन होने लगता है, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन डिप्लोटीन में ये पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते हैं और क्रॉसओवर की साइड से अटैच रहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है काइज़मेटा। तो काइज़मेटा किस स्टेज पे फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन।
लास्ट और फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 पे, विच इज़ डाइकिनेसिस। तो जैसा अब आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो काइज़मेटा पिछले स्टेज में फॉर्म हुआ था वो अब और ज़्यादा सेपरेट हो चुका है और बस हल्का सा ही यहाँ से जुड़ा हुआ है। एनसीईआरटी कहती है कि काइज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो चुका है। इसके अलावा डाइकिनेसिस में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, मेयोटिक स्पाइंडल का असेंबली होना शुरू हो जाता है, यानी कि सेंट्रोसोम्स सेल के अपोजिट पोल पे मूव करने लगेंगे। डाइकिनेसिस के एंड में न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है और न्यूक्लियर एनवलप भी कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर जाता है और इसी के साथ प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाता है। द सेल्स मूव्स इनटू मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 का ये फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सेंट्रोसोम्स और इनमें से रेड और येलो कलर के स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं जो कि अटैच हो चुके हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट इन वाइट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पे, जिन्हें हम बोलते हैं काइनेटोकोर। है कि ये स्पिंडल फाइबर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं और इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स को खींच के इक्वाटोरियल प्लेट पे ले आते हैं। और अभी तक लाइट और डार्क ब्लू कलर के क्रोमोसोम से हम जो प्रोफेज 1 समझ रहे थे उन्हें भी आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसा ही इन्होंने दूसरे रेड कलर से भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर शो किया है। Okay, now we move on to anaphase 1. Homologous chromosomes separate. Finally, homologous chromosomes separate हो जाते हैं। आप देख सकते हैं लाइट ब्लू वाला एक साइड और डार्क ब्लू वाला दूसरी साइड। उसके बाद आती है टीलोफेज 1। फेज 1 में यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस अपीयर होने लगते हैं और आफ्टर टीलोफेज 1 साइटोकाइनेसिस हो जाता है, जिसे हम यहाँ डायग्राम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स अब सेपरेट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि लाइट ब्लू वाला क्रोमोसोम्स एक सेल में जा चुका है और डार्क ब्लू वाला दूसरे सेल में। मतलब हम कह सकते हैं कि जिस डायप्लॉइड पेरेंट सेल से हमने स्टार्ट किया था मियोसिस 1 की एंड में, उस डायप्लॉइड सेल के क्रोमोसोम्स एक सेट एक डॉटर सेल में पहुंच गया है और दूसरा सेट दूसरे डॉटर सेल में पहुंच गया है और अब हमारे पास 2 डॉटर सेल्स हैं जो हैप्लॉइड हैं। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच में आती है एक छोटी सी इंटरकाइनेसिस की स्टेज, जिसमें किसी भी तरह का डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो हैप्लॉइड सेल मियोसिस 1 के एंड में हमें मिली थी, ये वैसे की वैसे ही मियोसिस सेकेंड में एंटर कर जाती हैं। आपसे पूछा जाए कि मियोसिस सेकेंड में एंटर करने वाली सेल्स की पीरियोडी क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? सो आंसर विल बी सेल्स आर हैप्लॉइड, राइट। तो अब हम करते हैं मियोसिस सेकेंड की बात, जो कि बहुत सिंपल सा है और काफ़ी हद तक माइटोसिस से सिमिलर है। तो यहाँ ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें आप बहुत ही ईजिली समझ लेंगे। तो ये सबसे पहले वाली वही 4 स्टेजेस होंगी, बस इनके आगे 2 लगा दो। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। प्रोफेज 2 में हम डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगेंगी, क्रोमोसोम्स कंपैक्ट हो जाएंगे। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स सेल का इक्वेटर भी अलाइन हो जाएगा और स्पिंडल फाइबर्स क्रोमैटिड के काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। एनाफेज 2 में क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड जो कि बीच से अटैच रहते हैं थ्रू सेंट्रोमियर, एनाफेज 2 1 सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा और सिस्टर क्रोमैटिड सेल के अपोजिट पोल पे मूव करने लगेंगे। टीलोफेज 2 में फाइनली न्यूक्लियर एनवलप फिर से फॉर्म हो जाएगा और साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा, जिसके रिजल्टेंट हमें 4 सेल्स यानी टेट्राड मिल जाते हैं। चारों हैप्लॉइड होते हैं, यानी हर सेल में क्रोमोसोम्स का एक सेट होता है, जैसा कि आप फिगर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था एक डायप्लॉइड सेल से जिसमें 2 ब्लू और 2 रेड क्रोमोसोम्स थे, एंड नाउ वी हैव 4 सेल्स और हर एक में एक ब्लू और एक रेड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है मियोसिस का प्रोसेस।